अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट दरख्शा इरफान। ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, क्या हम वाकई वो ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें सेहत, सुकून और इत्मीनान हो, या फिर हम सिर्फ मसरूफ़ हैं, थके हुए हैं और ख़ुद से दूर होते जा रहे हैं। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में हम कामयाबी, जिम्मेदारियों और मसाइल के दरमियान ऐसे उलझ गए हैं कि अपनी सेहत को सबसे आखिर में देख रहे हैं। हालांकि सेहत ही वो बुनियाद है जिस पर पूरी ज़िंदगी खड़ी होती है। दिन का आगाज़ अगर एक गिलास पानी, चंद गहरी सांसों और हल्की सी वॉक से हो जाए तो जिस्म में हमें दिन भर बेहतर अंदाज में साथ देता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस नियत और तवज्जो की ज़रूरत है। अब बात करते हैं घर की। घर सिर्फ दीवारों का नाम नहीं है, ये वो जगह है जहाँ दिन को सुकून मिलता है। बेतरतीबी, गैर ज़रूरी सामान और उलझा हुआ माहौल हमारे जहन पर बोझ बन जाता है। अगर घर सादा, साफ और मुनज़्ज़म हो तो सोच भी साफ हो जाती है। छोटी छोटी घरेलू टेंशन, सादा आदतें और नज़्म व ज़ब्त ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। और फिर आता है ज़हनी सुकून, जो आज सबसे ज़्यादा नायाब है। ज़हनी सुकून शोर में नहीं, खामोशी से मिलता है। चंद लम्हे खुद के साथ, शुक्रगुजारी के 2 लफ्ज़, मनफी ख़यालात से दूरी और मोबाइल स्क्रीन से थोड़ा सा वक्फ़ा, ये सब जहन को वो सुकून देते हैं जो हम बाहर ढूंढते फिरते हैं। याद रखिए, सेहतमंद जिस्म, मुनज़्ज़म घर और पुरसुकून जहन, ये तीनों मिलकर एक खूबसूरत ज़िंदगी बनाते हैं। अगर हमने आज खुद को वक्त दिया तो ज़िंदगी भी हमें बेहतर कल देगी। तो आइए फिर आज से अपनी ज़िंदगी को सादा, मेहनत और सेहत और इसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून भी बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्किन के हवाले से बात करते हैं। जिल्द हमारी सेहत, खूबसूरती और ख़ुद एतमादी का अहम हिस्सा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अक्सर मुख्तलिफ़ स्किन केयर प्रोडक्ट्स, घरेलू नुस्खे या सोशल मीडिया टिप्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर ये समझना मुश्किल होता है कि कौन सी बातें हकीकत पर मबनी हैं और कौन सी महज गलत फहमियाँ हैं। इसी पर हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मरियम मंजूर। वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में। क्या ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है डॉक्टर साहिबा? जी बिल्कुल, ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। ये एक मिथ है कि जो ऑयली स्किन है या चिकनी जल्द वाले अफराद हैं वो मॉइस्चराइज़र ना इस्तेमाल करें। अब आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च के मुताबिक बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र बहुत लो प्राइस रेंज में, बजट रेंज में अवेलेबल हैं। तो आपने, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने थिन मॉइस्चराइज़र चूज़ करना है या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र चूज़ करना है। और अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आपको थिक मॉइस्चराइज़र चूज़ करना होगा, जो कि ज़्यादा थिक होते हैं, थोड़ी देर स्किन पे स्टे करते हैं, सो दैट आपको आपकी स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो बिल्कुल आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है, और मॉइस्चराइज़र हमेशा ज़रूरत के मुताबिक लगाना होता है। लाइक आपने दिन में एक दफ़ा फेस जब वॉश किया है तो उसके बाद आपने एक दफ़ा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लिया। फिर अगर आपकी ऑयली स्किन होती है तो समटाइम आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है या आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आउटडोर होती है ज़्यादा, तो उसमें आपको बार बार मॉइस्चराइज़र की रीएप्लीकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, वैसे यूजुअली ये होता है कि सर्दियों में आपकी स्किन ड्राई होती है तो स्किन के साथ साथ आपके बाल भी ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, उसके लिए ये है कि हम पेशेंट्स को कहते हैं कि देखें कि आपकी स्किन पहले ऑयली है या ड्राई है। स्कैल्प की भी, कुछ लोगों का सर में बहुत जल्दी तेल आ जाता है, तो उनको हम कहते हैं कि जैसे कोकोनट का जो होता है वो इस्तेमाल करें या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर आपकी ज़्यादा ड्राई है तो फिर आप थिक यानी कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आपने उससे ऑयलिंग करनी है, 20 से 30 मिनट की ऑयलिंग बहुत होती है। उसके बाद आप एक अच्छे शैम्पू एंड कंडीशनर से सर को वॉश कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ना मिथ्स हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप फ़िश खा लेते हैं तो इसके बाद आपकी फ़िश खाने के बाद अगर आप दूध पीते हैं तो आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। तो ये सिर्फ मिथ है या वाकई ऐसा कुछ होता है? नहीं, ये मिथ है कि इसके दूध पीने से जो है, मछली के बाद दूध पीने से जो है ना स्किन का फुलबेरी हो जाती है। बेसिकली विटिलाइगो या फुलबेरी जिसे कहते हैं उसका इसको जोड़ा जाता है। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज़ जहाँ पे एज अ स्टेपल फूड फ़िश खाई जाती हैं, वहाँ पे सबको फुलबेरी नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है वो फ़िश के बाद दूध कभी ना कभी तो पीते ही होंगे, ठीक है। तो ये मिथ है कि आप इसके बाद जो है खाने से आपको हो जाती है। जी, सुनते आ रहे हैं कि फ़िश के बाद दूध नहीं पीना। हाँ, हम तो खुद भी नहीं पीते। हाँ, ये मिथ है। ओके ओके ओके, तो ये सिर्फ मिथ है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, और बताएं कि आप अपने स्किन केयर के साथ साथ अपने बालों को कैसे
सर्दियों में आजकल तो बड़ा फ्रीजी मौसम है और वर्किंग लेडीज़ जो हैं उनके लिए भी बड़ा। अच्छा, मैं ये विटिलाइगो के बारे में थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि विटिलाइगो जो होती है ना, एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है, ठीक है। तो ये आपके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से होती है। तो खाली फ़िश के ऊपर से दूध पी लेने से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम नहीं हो सकती। दूध भी बहुत हेल्दी है, फ़िश भी बहुत हेल्दी है, ठीक है। तो ये कोई एक दो चांस कभी कोई ऐसा हो गया होगा कि जिसके बाद से ये बन गई है कि जिसके बाद खाने से आपकी स्किन पर वाइट धब्बे पड़ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अक्सर वाइट धब्बे जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियाँ भी होती हैं और जिनका इलाज करने से वो धब्बे ख़त्म भी हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे आपने पूछा कि आजकल का जो वेदर है हार्श, उसमें स्किन के साथ साथ हेयर के भी बहुत सारे मसले होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब जैसे ही विंटर आते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं, तो आपके जो सर की जिल्द है वो भी ख़राब होती है, फटती है, वियर एंड टियर होती है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि मॉडरेट हॉट वाटर जो है उससे नहाएं, या अगर बहुत तेज़ हॉट वाटर शावर लेने की आदत भी है तो आप अपना ड्यूरेशन कम करें। आप यानी कि वो जो होता है ना कि घंटा है, आप वॉशिंग करे जा रहे हैं, बार बार रीएप्लीकेशन करेंगे तो जितना ज़्यादा हॉट टेम्परेचर के साथ कांटेक्ट रहता है तो उतनी ही ज़्यादा ड्राइनेस फिर बाद में स्किन पे आ जाती है, ठीक है। तो वो कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। नंबर 2, आप जो है वो कोई सा भी लाइट मॉइस्चराइज़र फेस पे अप्लाई करें, ठीक है। और जो सर के लिए है उसमें आपको मैंने बताया कि कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल कंडीशनर्स भी कर सकते हैं, या जो हम घर पे रूटीन मास्क बनाते थे जैसे कि होता था कि अंडा दही का मास्क, दैट इज़ वेरी कॉमन और बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। तो ये बालों को नरम करने में बहुत फ़ायदा देते हैं। तो आप वीक में एक दफ़ा ये वाला मास्क लगाएं तो आप देखेंगे कि बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं स्किन के लिए, तो उसके बाद हमारी स्किन पे थोड़े रैशेस होते हैं और थोड़ी सी जलन महसूस होती है, तो ये क्यों होती है? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। समटाइम ये होता है कि क्या आपको पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी और आपने गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ली, ठीक है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा आपकी ड्राई स्किन है, ठीक है, और आप उस पर रेटिनॉइड्स या ऐसे एसिड्स जो कि एक्सफोलिएशन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो कर लेंगे तो आपको स्किन पे बर्निंग होगी और स्किन जल जाएगी। तो ये कंसल्ट करके यूज़ यस, बिल्कुल यही मैं बताना चाह रही थी कि अगर आपको कोई ऐसे इश्यूज़ हैं या आपकी सेंसिटिव स्किन है या एक्जिमा प्रोन स्किन है जो कि अक्सर लोगों की होती है, ठीक है, या एलर्जी है किसी चीज़ से, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि जब भी नया प्रोडक्ट लें तो पैच टेस्ट करें। पैच टेस्ट करने का बहुत आसान तरीका होता है। आपने अपने बाजू की कोनी पे थोड़ी सी मिकदार लेके उसको लगाना होता है और उसे 2 डेज़ में चेक करना होता है, 24 to 48 आवर्स के लिए, या फिर आप कान के पीछे भी लगा के उसे चेक कर सकते हैं। कोई भी नया प्रोडक्ट, सीरम या कोई भी चीज़ आप शुरू करना चाहते हैं और आप उसके बारे में श्योर नहीं है कि क्या ये आपको सूट करेगी या नहीं, तो आप उसकी थोड़ी सी बिल्कुल पी साइज मिकदार लेके अपने कान के पीछे या स्किन पे चेक कर सकते हैं। और पैच टेस्ट करने से आपको बहुत फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप फुल स्किन जो है आपकी वो डैमेज नहीं होती है और आप बहुत ज़्यादा नुकसान से बच जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, रोज़ जो हम लगाते हैं, क्लिनजिंग करते हैं, जैसे हमने रोज़ मेकअप करना होता है तो हम क्लिनजिंग करते हैं रोज़, तो इसके क्या अच्छा देखिए, क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है और अगर सही चीज़ को आप गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो वही चीज़ साइड इफ़ेक्ट बन जाती है। बेसिकली इसमें एक बहुत केयर के साथ या बैलेंस के साथ चलना होता है। बहुत हमारे यहाँ पे आदत है कि हम चीज़ को लिया, पूरा हाथ पे भरा और वो मला और ये लगाया और ऐसा नहीं होता। आपने अगर किसी प्रोडक्ट की पीस साइज़ आपको मिकदार चाहिए तो आपने उतनी ही लगानी है, और अगर आपका फेस एरिया या जो आप सर जैसे जिल्द है ज़्यादा है या कम है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोडक्ट की मिकदार को इस्तेमाल करना है। नंबर 2, क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप बहुत ज़्यादा एसिड वाले क्लिनज़र आपको सूट नहीं कर रहे हैं तो आप माइल्ड क्लिनज़र यूज़ करें। उससे 30 से 60 सेकंड के लिए जस्ट रबिंग करें, ठीक है, उसकी फोम बनाएं एंड उसे वॉश करने। बहुत ज़्यादा गर्म तेज़ पानी जो होता है उससे मुँह ना धोएं, नॉर्मल जो वाटर होता है उससे धोएं, सो दैट आपकी स्किन का जो टेक्स्चर है वो भी ख़राब ना हो। स्क्रबिंग कब कब करनी चाहिए? अच्छा, फिजिकल स्क्रबिंग हम अलाउड नहीं करते। फिजिकल स्क्रबिंग से स्किन मज़ीद फटती है क्योंकि ऑलरेडी आपकी ड्राई स्किन है, आपका बैरियर ख़राब है, या मौसम की वजह से, सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो ड्राई हो रही है, तो उस पर अगर हम मज़ीद स्क्रबिंग करेंगे तो इट्स लाइक कि आपने उसको बिल्कुल खुद से, मतलब जिसे कहते हैं ना कि खुद से एक मुसीबत मोल ले ली है, ठीक है। तो वो नहीं करना। आपने सिंपल एक अच्छा जो है लाइक अब जैसे सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश है या ग्लाइकोलिक एसिड फेस वॉश आ रहे हैं, तो आप वीक में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, ठीक है। अगर ऑयली है तो आपको ज़्यादा सूट करेगा, अगर नहीं है तो आपको शायद 15 दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करना पड़े। तो ये फ्रीक्वेंसी हर पेशेंट के हिसाब से डिफरेंट होती है। तो हम जब पेशेंट को क्लिनिक में देखते हैं या इस तरह से, तो हम पेशेंट से सारी रूटीन पूछते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ की, उनकी रूटीन की, और उसके बाद हम उनको वो एडवाइस करते हैं कि आप जेंटल प्रोडक्ट्स यूज़ करें या कोई हार्श प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डॉक्टर साहिबा, कुछ घर में जो जैसे ख़वातीन होती हैं वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं
होममेड प्रोडक्ट्स स्किन के लिए भी, बालों के लिए, तो ये कितनी इफेक्टिव होती हैं? अच्छा देखिए, कुछ होम बेस्ड प्रोडक्ट्स अच्छे भी हैं, ठीक है, जैसे कुछ टोटके होते हैं वो अच्छे होते हैं, और लेकिन ये आपको मैं बताऊं कि वक्ती तौर पे वो आपके बालों को नरम या सॉफ्ट कर देते हैं। जैसे हम सर पे अंडा दही का मास्क लगाते हैं, ठीक है, और ये बहुत अरसे से चलता आ रहा है। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आप इसमें कोई भी थिक ऑयल जैसे कैस्टर ऑयल या कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और वरना आप सिर्फ अंडा और दही भी लगा सकते हैं, और उससे बाल मॉइस्चराइज भी होते हैं। सिकरी पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जब इसे धोते हैं तो स्किन आहिस्ता आहिस्ता बालों की बेहतर होना शुरू हो जाती है और हेयर का टेक्सचर भी सॉफ्ट हो जाता है। डॉक्टर साहबा, अक्सर ये होता है कि लोग टिकटॉक पे ये जो रेमेडीज़ आ रही हैं या ये सोशल मीडिया पे जो रेमेडीज़ आ रही हैं, ये भी लोग बिना सोचे समझे बिल्कुल वो अप्लाई कर रहे होते हैं स्किन पे, तो ये कितनी इफेक्टिव होती हैं और ये कितनी हार्मलेस हो सकती अच्छा, हैं? ये ना आम लोगों को तो नहीं पता होता कि उन्होंने जो बाद में एप्लीकेशन के बाद की स्किन दिखाई होती है वो यूजुअली फिल्टर लगा के दिखाई होती है, तो उस वक्त तो इनको ऐसे लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट आ गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप घर पे कोई मास्क वगैरह यूज़ भी करना चाहते हैं तो जैसे खीरे का होता है कि खीरा आप रख लें, या खीरा कद्दूकश करके और उसका जो पानी निकलता है उसमें एलोवेरा जेल डाल के लगा लें, तो ये भी एक सूदिंग मास्क बन जाता है, ठीक है। या अंडे की जो सफ़ेदी लगा लेते हैं, उससे भी स्किन की रिपेयरिंग हो जाती है। बट ये सारे इंस्टेंटली काम करते हैं, ठीक है, यानी कि थोड़ी देर के लिए आपको काम करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि स्किन बेहतर हो तो आपको ये सब चीज़ें इस्तेमाल करना होंगी, या अपनी रूटीन को बेहतर करना होगा, या लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना होगा। जैसे आपने शुरू में भी बात की थी कि जो एक्सरसाइज है या वॉक है और हाइड्रेशन है, ये बहुत काउंट करती है आपकी स्किन साइकिल में, ठीक है, कि स्किन को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप रिलैक्स होंगे तो आप देखेंगे, या स्ट्रेस कम होगा, ओवर थिंकिंग ना करें, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही बेहतर होना शुरू हो जाती है, हो जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर मरियम मंजूर हमारे साथ मौजूद थी और आज हम बात कर रहे थे स्किन केयर मिथ्स के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक पैगाम है, एक मौका है, एक चैलेंज है। हर छोटा कदम, हर फैसला आपके रोशन कल की हकीकत बन सकता है। मुश्किलात आएंगी मगर हौसला और सब्र आपकी ताकत है। हर रुकावट को आप अबूर कर सकते हैं, बस खुद पर यकीन रखिए। सितारे रहनुमाई ज़रूर करते हैं मगर असल राह आप खुद बनाते हैं। लिहाजा इस लम्हे को पहचानिए, इसे ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि शायद यही लम्हा आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। आज कदम बढ़ाएं, हौसला रखें और अपनी तकदीर खुद लिखें। जो आज हम आपको बताएंगे, आपकी किस्मत का हाल सितारों की रोशनी में, इस हवाले से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद जो माहिर आलमे नजूम है। सर वेलकम कहते हैं आपको, बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया जी, आपने प्रोग्राम में मदद किया, और बिलाशुबा आपने सही कहा कि हर दिन जो होता है जी वो एक नई उम्मीद और एक नई तरंग के साथ हमारी ज़िंदगी में आता है। जिस तरह कहा जाता है कि ज़माने को बुरा मत कहो, ज़माना अल्लाह का, और हर दुनिया में आने वाला बच्चा हर रोज़ या हर वक्त इस बात का पैगाम देता है कि अल्लाह अभी तक इंसानों से मायूस नहीं हुए। और बिलाशुबा हमें बहुत सी कमियां कोताहियां होती हैं, और इन कमियों और कोताहियों को पूरा करने के लिए हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को एक नए रास्ते की तरफ मुतय्यन करना चाहिए, और टारगेट अपनी आखिरत को सामने रख के पूरा करना चाहिए कि ये दुनिया आर्जी है, ख़त्म होने वाली है। अगर हम आखिरत की फ़िक्र करते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं, बिलाशुबा अल्लाह ताला ने हकूक़ुल इबाद का हुक्म फरमाया। अल्लाह कहता है मैं अपने हुकूक तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन हकूक़ुल इबाद जो है वो बहुत अहमियत रखते हैं। इसलिए आज का दिन कैसा रहेगा उसकी तरफ जाने से पहले कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ मोहब्बत का, शांति का दर्स होना चाहिए। आपके पेरेंट्स हों, आपके दोस्त हों, आपके बच्चे हों, आपके सोलमेट हों, कोई भी क्यों ना हो, कोशिश करें तलखियों को ख़त्म करें और ज़िंदगी को मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाएं। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं हम एरीज बुर्ज। एक हमारे साथ कॉलर है आमिर रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, खैरियत है जी? क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैंने अपनी किस्मत के बारे में जानना है, किस्मत का हाल। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1/1/1994। 1/1/1994। चलें आमिर साहब, आपकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका ड्राइवर नंबर 1 और आपका कंडक्टर नंबर 7 बनता है। मैं आपको अगर मशवरा दूं यहाँ पे कि आपको सन की एनर्जी भी है और आपको इंट्यूशन भी है।
आप बड़े काम करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं, आपके पास आइडियाज़ भी बहुत हैं, लेकिन कंसंट्रेशन की कमी है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप मुस्तकिल मजाजी के साथ काम करें, क्योंकि ये साल ही आपका है, क्योंकि 1 की अदद की एनर्जी है और 2026 को हम जब मुफरत में करते हैं तो 1 है। तो हिम्मत है, जज्बा है, डिटर्मिनेशन है, ज़िद्दी भी हैं, लेकिन कुछ करने के लिए आपको ज़्यादा प्लानिंग के साथ साथ कंसंट्रेशन करनी चाहिए। तो आपका कार्ड ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो आमर, आपका कार्ड ऑफ द ईयर एक ही निकालते हैं, तो आपके इस साल में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप भी लग सकती है। सेकंड कार्ड की एनर्जी आपकी आमर बात करें तो सेकंड कार्ड को डिसीजन ले रहे हैं, अभी आपके माइंड में है कि आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, तो उसकी भी अच्छी प्लानिंग है। और थर्ड कार्ड आपकी एनर्जी की बात करें तो थर्ड कार्ड कामयाबी मिलेगी। तो मैं समझता हूँ आने वाला वक्त आपके लिए बेहतरीन है, बिलाशुबा ये साल भी अच्छा है, आने वाला वक्त भी है, लेकिन जो मैंने मशवरा दिया उसके ऊपर ज़रूर चलिएगा। तो जनाब बात करते हैं हम अपने आज के दिन के हवाले से। तो एरीज बुर्ज हमल की बात करें कि सबसे पहले एरीज है, एरीज वालों का कैसा रहेगा। तो एरीज वालों का आज का कार्ड ऑफ द डे, तो एरीज का कार्ड ऑफ द डे बैलेंस कर रहे हैं, थोड़ा सा डबल माइंडेड भी हैं। किस बात का बैलेंस कर रहे हैं जनाब आप लोग? सेकंड कार्ड की एनर्जी, कुछ बड़ा करने की कोशिश है, अपना डिटर्मिनेशन हाई है, अपने कैरियर की पूरी प्लानिंग में लगे हुए हैं जनाब। और यहाँ पे बात करें जनाब एरीज वालों के कुछ मामला से मुतल्लिका नेगेटिविटी भी है। अच्छा, ये जो डेवल है नेगेटिविटी है, इसको ख़त्म करने के लिए एरीज वाले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान कम से कम 21 टाइम पानी पे दम करके पी लें। आज इनके जॉब और बिजनेस की बात करूं तो बहुत अच्छा है। इनका एरीज का लकी नंबर क्या है? लकी नंबर जनाब यहाँ पे एरीज का आज का दिन का 9 है। 9 है और 9 मैं डेली के लकी नंबर भी बताऊंगा, ये नहीं कि वैसे लकी नंबर 9 भी होता है और आज के दिन का भी 9 है। वैसे आज जुपिटर की एनर्जी है, 3 भी बनता है, 3 और 9 को। और कलर ऑफ डे क्या है? अच्छा जी, आज का कलर जो है मैंने ये कलर ऑफ डे के भी पहना हुआ, यही कलर है, यानी कि ऑरेंज और येलो। मैं डेली कलर्स जो है वो उनके स्टार्स के मुताबिक ही पहनता हूँ। यानी कि अगर मैंने फ्राइडे पहना है तो मैंने वाइट कलर ऑफ वाइट पहनना है, और अगर मैंने सैटरडे पहना है तो ब्लू और डार्क ब्लू और ब्लैक पहनना है, और संडे को पहनना है, सूरज की एनर्जी है तो मैंने येलो पहनना है, और अगर मंडे पहनना है तो मैंने वाइट और ऑफ वाइट प्लस जो है लाइट कलर्स पहनने हैं। और अगर मैंने ट्यूसडे पहनना है तो वो फिर मैंने रेड पहनना है, और वेडनेसडे ग्रीन पहनना है। तो ये कलर्स जो है आपकी एनर्जीज को बूस्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने कलर्स पहने हैं तो अगर डेज के मुताबिक पहने, जैसे आपने ये कलर पहना, अगर आप जुमे को पहने तो आपकी एनर्जी और स्टार्स को और ज्यादा बूस्ट देते हैं। तो एरीज के बाद हम बुर्ज सौर की तरफ जाते हैं। टॉरस वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? तो टॉरस वालों के आज के दिन का हम कार्ड ऑफ द डे की बात करते हैं। तो अचानक चेंज, टॉरस अचानक चेंज। सेकंड कार्ड की एनर्जी, क्या चेंज? ख्वाहिशें पूरी होने का दिन है, बिल्कुल इनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी आज ये वाइट कलर पहने टॉरस वाले, और साथ ये अगर लेडीज हैं तो रेड कलर इनके लिए बड़ा सूट करेगा आज। अगर ये कलर, आज इनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। थर्ड कार्ड की एनर्जी जनाब यहाँ पे टॉरस वालों की, प्रेशर ना लें किसी बात का, अगर प्रेशर है तो इसको ख़त्म करें, बल्कि लाइट रहें। कामों का प्रेशर बिल्कुल है, चेंज है, मगर ख्वाहिशें पूरी होंगी। आज का दिन ये अपने मामलात को बेहतर करने के लिए या अल्लाह या रहमान कसरत से पढ़ें, इससे इनकी एनर्जी को बूस्ट मिलेगा। अगर मैं इनके जॉब और बिजनेस की बात करूं, लकी नंबर और कलर ऑफ द डे देखिए जी, आज मैंने कलर बता दिया इनको, यहाँ पे इनको रेड और वाइट कलर बता दिया। अच्छा, यहाँ पे ये इनके जॉब और बिजनेस में अभी डबल माइंडेड है, तो ये अभी आज बस जैसे काम चल रहा है उसको चलाएं, चेंज ना करें। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में अपनी बातों को अपने तक रखें। बुर्ज सौर वाले, इससे उनको फायदा होगा, डिस्क्लोज मत करें। बिल्कुल। इसके बाद हम चलते हैं जनाब जमनाए बुर्ज चौजा। जमनाए वालों की अगर मैं एनर्जी की बात कर दूं तो मरकरी अतारत, लकी कलर ग्रीन, ठीक है, और लकी नंबर 5। तो जनाब बुर्ज जौजा वालों की हम आज के दिन की बुर्ज जौजा की एनर्जी की बात करें तो कार्ड ऑफ द डे बुर्ज जौजा, बेहतरीन एनर्जी है। अपने वालिदैन के पास बैठे हैं, बुजुर्गों के पास बैठे हैं, और घर के मामलात को फोकियत दें, फैमिली के मामलात को फोकियत दें। हासदीन का पता चलेगा कौन है, क्या करते हैं। सेकंड कार्ड की एनर्जी बुर्ज जौजा वालों की अगर मैं बात करूं, ओवर थिंकिंग से बचें, ज्यादा सोचों में पढ़ना इनके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। यहाँ पे बुर्ज जौजा वालों के लिए कलर स्काई ब्लू, और यहाँ पे इनके लिए लाइट ब्लू भी
चलेगा। इसके ठीक अलावा ग्रीन कलर भी ये आज पहन सकते हैं, आज के दिन की एनर्जी को सूट कर। थर्ड कार्ड की एनर्जी को बड़ी खबर और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, खबरों का दिन है, अपॉर्चुनिटीज का दिन है बुर्जोजा वालों के लिए। अगर मैं इनके जॉब और बिजनेस का कार्ड निकालूं तो जॉब और बिजनेस में बेहतरीन एनर्जी है, दी वर्ल्ड की एनर्जी, कामयाबियां मिलेंगी। और जनाब अगर इनकी मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में सुकून महसूस करेंगे, अपने सोलमेट से मुतल्लिका कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे पढ़ने के लिए इनको आज के दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुला पढ़ना चाहिए। इसकी एनर्जी को इनकी एनर्जी को इससे बूस्ट मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है कैंसर। अच्छा जी, कैंसेरियन वालों की एनर्जी क्या नजर आती है आज के दिन? इनके लिए स्यारा कमर, और यहाँ पे मंडे इनका बेहतरीन दिन है। और यहाँ पे इनके लिए जो जेमस्टोन पहन सकते हैं, ये पुखराज और मोती जेमस्टोन बेहतरीन रहते हैं। यहाँ इनके लिए जो कलर है वो वाइट कलर और सिल्वर कलर, वाइट कलर और वाइट कलर, ये सूट। आज के दिन का इनका कलर क्या है वो भी मैं बता दूंगा। तो कैंसर की एनर्जी, एक तो आज जज्बाती नजर आते हैं, ठीक है, क्यों ये जज्बाती हैं? सेकंड कार्ड की एनर्जी देखते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, डेथ कार्ड है। अगर ये गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो एहतियात से गाड़ी चलाएं, घर से निकलें एहतियात से निकलें, बिस्मिल्लाहि व तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के निकलें। और थर्ड कार्ड की एनर्जी ये है कि जी कुछ बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा विजन है, सोचों का अंबार है, लेकिन चेंज चाहते हैं अपनी जिंदगी से मुतल्लिक आज के दिन कैंसेरियन। जॉब और बिजनेस कैंसर की बात करूं तो जॉब और बिजनेस बेहतरीन है। अपने बड़ों और बुजुर्गों के फैसलों को साथ लेकर चलें, इससे इनकी एनर्जी में बूस्ट आएगा। और जनाब अगर इनकी मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में डिटर्मिनेशन है, जज्बा है, हौसला है, कामयाबी है, अपॉर्चुनिटीज है। आज इनके लिए जो बेहतरीन इसमें आज़म है वो या अल्लाहु या मुसव्विरु, ये कसरत से पढ़ें, इससे इनकी एनर्जी में बूस्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ चलते हैं, वो है जनाब लियो। लियो बुर्ज, आपका कौन सा है? आपका स्टार कौन सा है? मेरा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो तक मैं आ रहा हूं। अच्छा, लियो वालों के आज के दिन का कार्ड ऑफ द डे, तो लियो के कार्ड ऑफ द डे की लियो का लकी नंबर क्या है? 5 है यहाँ पे। मगर आज के दिन का इनका कलर है लाइट ग्रीन है, लाइट ब्लू है और लाइट ब्राउन है। अच्छा, ये कलर पहनेंगे। अच्छा, आज अगर ये गोल्डन भी पहने तो इनको बहुत सूट करेगा। अपने आप से फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, अपने कामों को बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। किस चीज की फाइट है जनाब? लियो वालों, दिल टूटा हुआ है, डिसहार्ट है लियो वाले, किसी बात को दिल पे लेके बैठ गए हैं लियो वाले। क्यों दिल पे लेके बैठ गए हैं? थर्ड कार्ड की एनर्जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ बड़ा करने की कोशिश, गुस्सा है, जिंदगी को बेहतर करने के लिए बड़ी डायरेक्ट रीडिंग और डायरेक्ट जो है वो काम करने की कोशिश है इनकी। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे नेगेटिविटी है, काम रुके हुए हैं इनके अपने जॉब से मुतल्लिका। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलेगी। ये अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द आज के दिन रखें, इससे इनकी एनर्जी बूस्ट होगी। विर्गो बुर्ज शुमला की तरफ जाते हैं, तो विर्गो का आज के दिन का कार्ड ऑफ द डे, कुछ नया आगाज कर रहे हैं, ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, कामयाबियां हैं, बड़ी अच्छी एनर्जी है। व्हाइट कलर, और अगर लड़कियां हैं तो फूलों वाले कलर जिस तरह होते हैं, लाइट कलर, चेकदार, इस तरह के लड़के भी पहन सकते हैं बिल्कुल। सेकंड कार्ड की एनर्जी विर्गो की बात करें तो पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, आज खुद भी फायदा उठाएं, दूसरों को भी फायदा दें। थर्ड कार्ड की एनर्जी विर्गो की बात करें, ऑप्शन बेहतरीन, कामयाबी आज का दिन विर्गो के लिए बेहतरीन है। जॉब और बिजनेस की बात करें, जॉब और बिजनेस में पैसों का फजूल अखराजात को कंट्रोल करें, पैसों का ज़िया ना करें। और मोहब्बत की बात में बेहतरीन जिम्मेदारियां होंगी, अच्छी एनर्जी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द अच्छी एनर्जी को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट है जनाब लिब्रा। ठीक है, लिब्रा वालों के आज के दिन की एनर्जी क्या है? कार्ड ऑफ द डे लिब्रा बुर्ज मेज़ान। फंसे हुए हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हैं, जिस तरह के काम करना चाहते हैं नहीं हो पा रहे लिब्रा वालों के आज के दिन। क्यों नहीं हो पा रहे जनाब? यहाँ पे इनको चाहिए कि अपने पुराने कामों को बेहतर करें और बड़ों और बुजुर्गों के साथ मशवरे से चलें। और थर्ड कार्ड की एनर्जी में क्लैरिटी मिल जाएगी इनको कुछ चीजों से मुतल्लिका जो काम नहीं हो रहा। लिब्रा का जॉब और बिजनेस की बात करूं तो लिब्रा के जॉब और बिजनेस में अच्छी आज की एनर्जी है, कामयाबी मिलेगी। और जनाब अगर मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में भी इनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज और कामयाबी मिल रही है लिब्रा। अब चलते हैं हम स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो वालों के आज के दिन की एनर्जी की बात करूं तो कार्ड ऑफ द डे स्कॉर्पियो।
आपने नेगेटिविटी से निकलना है, कुछ चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं स्कॉर्पियन के, माजी से निकल के आपने आगे यानी कि आने वाले वक्त की प्लानिंग करनी है। कौन सी चीजें हैं जो कि आपको डिस्टर्ब, आप सुकून चाहते हैं अपनी जिंदगी से मुतल्लिका, पुरसुकून तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। थर्ड कार्ड की एनर्जी स्कॉर्पियो की बात करूं तो जज्बाती भी नजर आते हैं स्कॉर्पियन आज। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में बहुत जबरदस्त डिटर्मिनेशन है, जज्बा है, विजन बहुत क्लियर है। और मोहब्बत की बात करूं स्कॉर्पियन तो चेंज चाहते हैं मोहब्बत में। ऐसी बातें ना करें स्कॉर्पियन जिसमें आपका महबूब नाराज हो जाए और फिर आप उसको मनाने की तरफ चले जाएं। तो एक किस्म की तब्दीली है, शायद नई मोहब्बत मिल जाए, शायद पुरानी चीजें बेहतरी की तरफ चले जाएं। पढ़ने के लिए आप लोगों को ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का विर्द करना आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। तो जनाब ठीक है, नेक्स्ट है सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। ठीक है, सेजिटेरियस वालों के आज के दिन की हम कार्ड ऑफ द डे की बात करें, बहुत अच्छी एनर्जी है, कामयाबी मिलेगी, विजन बहुत क्लियर है, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी सेजिटेरियस वालों को। सेकंड कार्ड की एनर्जी सेजिटेरियस वालों की बात करूं तो आज सेजिटेरियस का ही दिन है, मैं समझता हूं, क्योंकि आज जुमेरात है, कहते हैं पीरों फकीरों का दिन है और सेजिटेरियस रूहानियत से मुतल्लिका जुड़े होते हैं। दुआओं की कबूलियत का वक्त है, आज दुआ करें, कामयाबियां लें। ठीक है, बिल्कुल नाजरीन, हमारे साथ वक्त कम है और हमारे साथ दाऊद मौजूद थे, आज के सितारों का अहवाल बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। भी वक्त हुआ है ब्रेक। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कुछ बात करते हैं लंडा बाज़ारों की। तो लंडा बाज़ार पहले गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए सर्दी से बचाव और तन ढांपने का ज़रिया था, मगर अब यहाँ भी महंगाई के असरात नुमायां नज़र आते हैं। कुछ लोग इसकी वजह भी मुतवस्सित तबके की आमद को करार देते हैं। वैसे लंडा बाज़ार ऐसी जगह है जहाँ इम्पोर्टेड लेकिन इस्तेमाल शुदा सामान सस्ते दामों मिल जाता है। आमतौर पर लंडा बाज़ार का नाम सुन के इस्तेमाल शुदा सामान, ख़ास तौर पर गर्म कपड़ों और जूतों का ख्याल आता है, मगर अब यहाँ दीगर बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। हमारे रिपोर्टर अब्दुल कादिर मदनी इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, मज़ीद उनसे सूरत हाल जानते हैं। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लंडा बाज़ार का नाम सुनते ही सबसे पहले जो है इस्तेमाल शुदा जूते, कपड़े और खुसूसी तौर पर सर्द मौसम में जैकेट्स जो हैं वो जहन में आती हैं, क्योंकि लंडा बाज़ार में अमूमी तौर पर इस्तेमाल शुदा जो है कपड़े, जूते और दीगर अशिया जो है फ़रोख्त की जाती हैं। लंडा बाज़ार के हवाले से आपको बताता चलूँ कि पुरानी अशिया के बाज़ार को कहा जाता है और ये जो है मशहूर है कि अंग्रेज़ दौर में एक बरतानवी खातून लिंडा थी जिसकी जानिब से इस जो है इसकी जो है वो शुरुआत की गई कि वो जो है वो गरीबों के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन वसाइल कम थे और अपने दोस्तों के साथ जब उसने बात की तो उन्होंने इस्तेमाल शुदा कपड़े वो और दीगर वसाइल दिए और उससे जो है वो एक स्टॉल लगाया गया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि लंडा बाज़ार सिर्फ जो है वो एक जगह पे जो है मशहूर नहीं है, बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है लंडा बाज़ार मशहूर हो चुका हुआ है। लंडा बाज़ार जिसे गरीब और लोअर मिडिल क्लास तबके का जो है वो बाज़ार कहा जाता था, लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी हुई है कि यहाँ पे हर तबके के लोग जो हैं वो आते हैं, ना सिर्फ मुतवस्सित बल्कि अपर मिडिल क्लास भी आते हैं। लेकिन अब कीमतें जो हैं वो लोगों की जो है वो कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं। लंडे की क्या सूरत हाल है, इसकी कीमतों में इजाफा क्यों हुआ है? हमारे साथ इस वक्त लंडा बाज़ार के ये एक ताजिर हबीब खान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हबीब साहब, ये बताएगा, ये तो गरीबों का बाज़ार था, अब क्या हुआ कि हर चीज़ महंगी हो गई? जनाब, ये तो जो चीज़ हमें 100 रुपए के किलो मिल रहा था, गवर्नमेंट ने टैक्स डाल के 1000 का कर दिया। ऊपर से जिस टोल प्लाजे का 300 रुपए टोल प्लाजा टैक्स होता था वो भी 1300-1400 हो गया। तो हमने कोई घर से ला के तो नहीं भरने ना, तो इन चीज़ों पे डाल के हमने भी महंगी कर देना। तो एक तासुर ये भी है कि ये सामान सारा जो है बाहर के ममालिक से मुफ्त मिलता है, यहाँ पे लाके फरोख्त कर दिया जाता है। नहीं, वो पहले दौर में ये चीजें होता, तब ये जो हमारे माशरे वाले लोग पड़ गया ना, ये लोग उधर जाके बोनियाँ लगा लेते हैं, तो ये डॉलरों के हिसाब से मिल जाते हैं। जिस तरह डॉलर का रेट बढ़ जाते हैं उसी हिसाब से इनकी रेट की कीमतें भी बढ़ जाते हैं। तो जी बिल्कुल, आपने जो है वो सुनिया, तो उनका ये कहना है कि पहले जो है लंडे का सामान, कपड़े, जूते जो हैं वो पहले बाहर के ममालिक से, मुख्तलिफ ममालिक से जो है मुफ्त में मिल जाते थे। सिर्फ उसकी ट्रांसपोर्टेशन का किराया होता था, यानी कि जो उसका शिपिंग फ्रेट जो है वो शामिल होता था, और उसके बाद यहाँ से बंदरगाहों से
लाहौर तक या मुख्तलिफ शहरों तक जो ट्रांसपोर्टेशन और नकलो हमल का किराया था वो ही जो है वो होता था। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से भी लंडे के सामान के ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया गया, और इसी तरह जो बैरून ममालिक से पुराना सामान जो आता है उस पर भी जो है वो अब जो है वो ऑक्शन होती है उन ममालिक में, वहाँ पे बोलियाँ होती हैं और वहाँ पे डॉलर्स में पे किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब जो है वो चीज़ें महंगी हैं। अगर लंडे के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे महंगे ब्रांड्स की इस्तेमाल शुदा कपड़े, जूते और जैकेट्स वगैरह जो है और पर्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन रक्षांदा, मैं आपको ये बताता जाऊँ कि यहाँ पर जो खरीदारी करना वो भी एक आर्ट है। अगर आपके जैसा या मेरे जैसा जिसको यहाँ पे लंडे बाजार में आने की आदत नहीं है, वो यहाँ पे जो है वो घाटे का सौदा ही करके जाएगा, क्योंकि जो दुकानदार हैं इनकी जानिब से भी एक जूता या कपड़ा जो है वो आप पसंद करते हैं उसकी कीमत जो है वो हज़ारों में लगाई जाती है कि 5,000 रुपये का ये जूता है, ये गुची का है, ये एडिडास का है। लेकिन जो है वो रेट भाव ताव करते हुए जो है वो 800, 1000 या 1200 तक जो है वो पहुंच जाता है। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स आ जाए जिसको इसके बाजार की ईची बीचियों का नहीं पता, तो वो जो है वो घाटे का ही सौदा करके जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ जो है वो जूते सिर्फ मर्दाना नहीं बल्कि ख़वातीन, बच्चों और हर किस्म के जूते यहाँ पे मौजूद होते हैं। और खुसूसी तौर पर जैसे ही सर्द मौसम की जो है वो शिद्दत में इजाफा होता है, यहाँ पे रश जो है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है सर्दी से बचने के लिए गर्म जैकेट्स और ग्लव्स और साथ ही साथ गर्म ठीक है, बिल्कुल। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, लंडा बाज़ार में मौजूद थे, और हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है कि वो अब गरीब की पहुंच से भी दूर हो गया है। महंगाई की सिचुएशन के बारे में हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस्म काम कर रहा है मगर दिल और दिमाग थक चुके हैं? यही कैफियत बर्नआउट कहलाती है, एक खामोश बीमारी जो शोर नहीं मचाती मगर अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। बर्नआउट सिर्फ ज़्यादा काम करने का नाम नहीं, बल्कि ये उस लम्हा जन्म लेती है जब इंसान मुसलसल दूसरों के लिए जीता रहे और ख़ुद को भूल जाए। नींद पूरी होने के बावजूद थकन, कामयाबी के बावजूद बेदिली और मुस्कुराहट के पीछे छुपी हुई मायूसी, ये सब उसकी निशानियां हैं। लेकिन याद रखिए, रुक जाना हार नहीं बल्कि ख़ुद को बचाना जीत है। अपने लिए वक्त निकालिए, अपनी हदूद बनाइए और ये मान लीजिए कि आप भी इंसान हैं, मशीन नहीं है। अगर हम आज ख़ुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो कल हमारी खामोशी बहुत कुछ छीन लेगी। ख़ुद को संभालें क्योंकि आप कीमती हैं। तो आज हम इसी अहम मौजू पर बात करेंगे कि बर्नआउट क्या होता है और ये खामोशी से क्यों फैलता है। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर ताहिरा रुबाब, साइकोलॉजिस्ट है। वेलकम कहते हैं उनको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहिबा, आज हम बड़े एक इम्पॉर्टेंट इशू पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये बर्नआउट क्या है? बर्नआउट जो है बेसिकली ये स्ट्रेस की वो एक्सट्रीम स्टेज है जिसके ऊपर फिर आपको यूँ समझो कि जब हम अपना ख्याल नहीं रखते तो फिर हमें कुदरत एक ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ पे वो हमें बिल्कुल हम कोलैप्स कर जाएं और फिर हमें अपना ख्याल रखना ही पड़े। और उस वक्त तक इतनी चीज़ें ख़राब हो चुकी हों कि फिर हमें शायद दवाइयों के सहारे लेने पड़े, फिर शायद हमें रोज़ रोज़ डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाना पड़े। बर्नआउट जो है यूजुअली ये हर इंसान को हो सकता है और इसका जो वजह होती है ख़ास तौर पे वो हमारा एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस जो होता है, मतलब वो जो स्ट्रेस हमने इकट्ठा करते रहे, कभी भी उसको मैनेज नहीं किया, उसको अपने अंदर पालते रहें, जो कि हमारी पेन्स हो सकती हैं, हमारे ट्रॉमास हो सकते हैं, हमारा डे टू डे स्ट्रेस होता है जो अपने काम की जगह पे हो सकता है, घर में हो सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे होते हैं। और हम अपनी इमोशनल हेल्थ को, जो हमारी जज्बाती सेहत होती है, उसको बिल्कुल फरामोश कर जाते हैं, उसको बिल्कुल अटेंड नहीं करते। हमें लगता है कि अच्छा ये जो बुरा वक्त आया था, ये जो स्ट्रेस वाला काम आया था, ये तो बस रिजॉल्व हो गया, अब टाइम गुजर गया, अब सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेसिकली होता ये है कि वो सारी चीज़ें जो हैं, इवन वो लोग जो कि बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, जैसे आप लोग मीडिया के लोग जो हैं मसलसल स्ट्रेस में काम करते हैं, डॉक्टर्स जो हैं जो 1122 वाले हैं, जो कि ये हैं ट्रैफिक पुलिस वाले जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि स्ट्रेस में हर वक्त जो है वो रहते हैं, स्ट्रेस में काम करते हैं। नहीं तो ये बज़ाहिरी लगता है ये सिर्फ जॉब वाले, नो मैंने कहा घर में भी हम रह रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये वो काम है जो हर वक्त स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह के कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि हमें कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहा,
हमें इफेक्ट कुछ नहीं कर रहा, जबकि आपका माइंड उस सारी चीज़ को एक्यूमुलेट कर रहा होता है। हाँ, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर बज़ाहिरी उतना नहीं आ रहा होता, मगर दिमाग में पीछे सब कुछ स्टोर हो रही होती हैं सारी पेन्स, जो घर के मसले मसाइल हमें वहाँ से स्ट्रेस मिल रहा है, जो हमें बाहर से काम वाली जगह से स्ट्रेस मिल रहा है, जो हमारे अपने इमोशनल जो चीज़ें जो हैं वो सेटल नहीं हुई, वो सारी चीज़ें। और अल्टीमेटली स्ट्रेस कॉज करने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जब हम उनको एड्रेस नहीं कर रहे होते, मतलब आज आपको लग रहा है कि आपकी टांगों में खिंचाव है, कंधों में खिंचाव है, गर्दन जो है वो स्टिफ हुई है, आपका पेट अनकंफर्टेबल है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपको नींद आ ही नहीं रही, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ, ये साइंस, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। उसके साथ साथ जो आपकी भूख डिस्टर्ब हुई हुई है, आपका किसी से भी आराम से बात करने को दिल नहीं कर रहा, ये चीज़ें चल रही हैं और आप इसको एड्रेस नहीं कर रहे, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपकी नॉर्मल बिहेवियर्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये आपके नॉर्मल बिहेवियर्स बनना शुरू हो जाते हैं तो फिर चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, क्योंकि आपने उसको एड्रेस नहीं किया, और अल्टीमेटली फिर आप बर्न करेंगे। आपका वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे आपकी बॉडी और आपका माइंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, बिकॉज दे आर डन, वो उनकी बस हो चुकी है, बिकॉज आपने उनको कोई सपोर्ट ही नहीं किया। सो बर्न आउट की स्टेज जो है वो बहुत डेंजरस हो सकती है, और वो लोगों को बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ की तरफ जो है धकेल सकती है। मतलब लोगों को ब्लड प्रेशर हो सकता है, लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं, अगर वो डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ उनकी बहुत ज़्यादा ट्रिगर और अनमैनेज जो है वो हो सकती है। इसी तरह से लोग अगर एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं, मगर उसके साथ साथ उनका जो है स्ट्रेस, डे टू डे स्ट्रेस भी चल रहा है और उसको वो मैनेज नहीं करे, तो ऑफकोर्स हर सिचुएशन जो है वर्स होना शुरू हो जाती है। सो बर्न आउट एक्चुअली जो है वो आपका एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस को जब आप मैनेज नहीं करोगे तो उसका एक एक्सट्रीम शेप जो है वो आपको नज़र आता है। और यूजुअली इस तरह से नहीं होता कि हम ये कहें कि एक बंदा जो है वो शायद बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल कोलैप्स कर जाते हैं और वो इमोबाइल हो जाते हैं कि उनसे कोई काम ना हो पाए, उनका कोई भी काम करने को दिल ही बिल्कुल ना करे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका परमानेंट बिहेवियर चेंज हो चुका होता है, वो हर बात पे इतने ज़्यादा रिएक्टिव हो चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने मुसलसल एक सिचुएशन में चल रहे हैं, एक या काम करते हैं या अपने घर के मसाइल को देख रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो देख रहे हैं, घर में सास ससुर की जो चीज़ें हैं, फैमिली स्ट्रेस जो है उसको मैनेज करें और लंबे अरसे से उसमें से गुजरते जा रहे हैं। जब वो लंबे अरसे में से उससे गुजर रहे हैं और चीज़ें बेहतर नहीं हो रही तो अल्टीमेटली आपका रोज़ रोज़ बिहेवियर जो है वो इतना रिएक्टिव होगा कि आप हर बंदा आपको कहे तुम क्या हर बात के ऊपर खाने को पड़ते हो, तुम क्या हर बात के ऊपर रोना शुरू कर देते हो, तुम क्या हर बात के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हो। एक्चुअली वो बर्न आउट की स्टेज है उस बंदे की, उसने इतना ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया कि अब उसका वो नज़र आ रहा है हर किसी को। और समटाइम्स लोग इतने ज़्यादा इमोबाइल हो सकते हैं कि वो बिल्कुल भी अपने बेड से भी ना उठ पाएँ उस स्ट्रेस की वजह से, जब वो इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाए। सो इसलिए ये कहा जाता है कि अपने डे टू डे स्ट्रेस को जो है वो मैनेज करें। इवन जब आप मसलसल स्ट्रेस में रह रहे होते हैं, आपके सोचने समझने की सलाहियत, आपके इमोशंस जो हैं वो सब जो है वो काम करना बंद कर जाते हैं। ये बताएं कि जो बर्न आउट है ये हमारी फास्ट रूटीन की वजह से है, या ये अगर आप इतने घर में रह रहे हैं, अगर आपकी कोई लेज़ी रूटीन है, अगर आप काम नहीं कर रहे, जैसे कि वर्किंग लेडीज़ होती हैं, काम कर रही होती हैं एक टाइम पे और फिर वो काम करना बंद कर देती हैं, घर में बैठ जाती हैं, तो उनको भी होता है बर्न आउट? किसी को भी हो सकता है बर्न आउट जो है, लेकिन ये मसलसल एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहने की वजह से, एक नहीं मतलब सिचुएशंस बदलती रहेंगी। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम काम करके बहुत थक जाते हैं, हम कहते हैं अब हमें ब्रेक। ये एक दिन की कहानी नहीं है, एक दिन में नहीं होता, ये हफ्तों महीनों और साल लग जाते हैं इसको इकट्ठा होने में। स्ट्रेस से शुरू होता है, डे टू डे, आज बॉस से डांट पड़ गई, आज काम ठीक नहीं हो पाया, आज ऑफिस में कोई गलती होगी, घर आए तो सास से डांट पड़ गई, बच्चों ने भी अपना एक चीज़ें की हुई और हस्बैंड ने भी मुंह सीधा करके बात नहीं की। एक दिन फाइन, अगले दिन हम ठीक हो जाएंगे क्योंकि बाकी सब भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी कहीं ना कहीं। लेकिन अगर ये रूटीन मसलसल चलती जा रही है तो फिर आप कुछ अरसे के बाद जो है इसमें इन चीज़ों को मैनेज करते करते, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में बोला कि हम दूसरों के लिए चीज़ें करते करते भी, क्योंकि अपनी सेल्फ को निगलेक्ट कर रहे होते हैं ना, दूसरों के लिए हर वक्त चीज़ें करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे बीमार भी हों। आप माओं का हाल देखें ना, बेचारी बेशक घरों में रहती हैं लेकिन कभी किसी माँ को छुट्टी नहीं होती, कभी कोई एक ऐसा दिन नहीं आता जिस इवन ईद का दिन भी माँ के लिए वो नहीं होता कि जी वो ऑफ कर ले या ऐसा कुछ हो, तो वो बीमार भी हो कुछ भी हो तो शी हैज़ टू वर्क। और आप देखें औरतों के रवैये जब वो मिड एज क्रॉस कर जाती हैं अपनी, वो कितनी इरिटेटेड और कितनी गुस्से वाली और बहुत चेंज हो चुकी है। तो ये वुमेन्स में ज़्यादा होता है?
नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि विमेन में ज़्यादा है, ये दोनों जेंडर्स में ज़्यादा है ये, लेकिन इसकी कॉजेज़ जो हैं दोनों के लिए थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, बट है ये एक स्ट्रेस की बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई फॉर्म, मतलब बहुत ख़राब फॉर्म जिसको आप कहेंगे। इसलिए हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं हम रोज़ाना ये बात कह रहे होते हैं कि प्लीज़ अपना डे टू डे स्ट्रेस जो है उसको मैनेज करें। उसको मैनेज करेंगे तो आप डेफिनेटली आप इसके ऊपर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि स्ट्रेस अगर आपको हो गया तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है और वो बिल्कुल भी किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने के काबिल नहीं रहती। और वो जो छोटी छोटी चीज़ें किसी और इंसान को नहीं उतना इफेक्ट करेंगी, वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी, क्योंकि आपका माइंड, बॉडी, सारा कुछ जो है वीक है, स्ट्रेसफुल में उसमें ऑलरेडी चल रहा है। और स्ट्रेस की सूरत में वैसे ही आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल एक ऐसा केमिकल है जो बहुत हाई हो जाता है, जो आपके हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिव नहीं होने देता, जो आपकी रिलैक्सेशन को एक्टिव नहीं होने देता, जो आपको खुश होने नहीं देता, हर वक्त आपके ऊपर दूसरी चीज़ें जो है सवार रहती हैं। इवन कॉर्टिसोल की वजह से आपका खाना पीना ख़राब हो जाता है, नींद आपकी ख़राब हो जाती है। सो अगर आप अपना स्ट्रेस मैनेज करेंगे तो आप बहुत सारी ना सिर्फ बर्नआउट बल्कि बहुत सारे मेजर डिजीज़ से जो है वो आप बच सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये लीड करता बर्नआउट है। का जो आपके रिलेशनशिप्स पे कितना असर पड़ता है और क्या पड़ता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मतलब आप देखें, शोहर घर आए और बीवी उससे प्यार से बात करना चाहे और शोहर आगे से कहे तुम्हें क्या हर वक्त एक ही बात सोचती है, तुम क्या हर वक्त मेरे साथ एक ही बात करने की कोशिश करती है, तो बीवी को ये टोन हिट करेगी और उसको लगेगा कि ये बंदा हर वक्त सड़े हुए मूड के अंदर जो है। एक दिन ये बात होगी, नॉर्मल है, लेकिन अगर ये रोज़ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। तो आपका रिलेशनशिप कभी भी ठीक जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि देखें ये स्पाइरल करता है। एक्चुअली जो स्ट्रेस होता है ये आपके इर्द गिर्द सारे लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, आप सिर्फ उसमें नहीं इफ़ेक्टेड हैं। आपके इर्द गिर्द, मतलब आपको स्ट्रेस हो रहा है और आप बर्न आउट करें, आपका किसी से बात करने को दिल नहीं करता, लोग आपसे कहेंगे यार आओ पार्टी करते हैं, आओ बैठो गप्पे मारते हैं, आप कहेंगे यार मैंने नहीं, मेरा दिल नहीं है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है बात करनी है, मैं नहीं कर सकता ये सकती, और आप उसको वॉकआउट कर जाते हैं। इसी तरह से जो है आपको आपका हस्बैंड या वाइफ आपको बुलाएगी कि लेट्स हैव रोमांस और लेट्स हैव गुड टाइम, तो आप कहेंगे कि जी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मेरा दिल नहीं कर रहा, यार क्या है, मैं मूड नहीं है मेरा। तो अब ये जो मूड का ना होना है बेसिकली ये आपके रिलेशनशिप को दोबारा इफेक्ट करेगा। माँ बाप अगर बच्चों को हर वक्त रिएक्ट करके बोल रहे होंगे, गुस्से में बोल रहे होंगे, कोई थोड़ा सा टाइम भी उनके साथ बैठ के प्यार मोहब्बत से नहीं बात करेंगे, तो बच्चों के ऊपर उनका वो मूड जो है वो इफेक्ट कर रहा होगा कि बाबा या मामा जब भी बोलते हैं वो इसी तरह से रिएक्ट करते हैं, वो हमें टाइम ही नहीं देते बिकॉज ऑफ देयर ओन थिंग्स। तो अल्टीमेटली बच्चा भी यही सीख रहा है, बच्चे के साथ आपका बॉन्ड नहीं बन। सो स्ट्रेस सिर्फ आपको इफेक्ट नहीं कर रहा, आपके इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ को, इवन आपके कॉलीग्स को इफेक्ट करेगा। आपके कॉलीग्स जो हैं वो एक दिन तो आपकी बात को कर लेंगे कि आप उनको बुला रहे हैं, हंस रहे हैं बाकी सब, लेकिन आपका मुंह बना हुआ है और आपको खुद भी नहीं पता आपका मुंह क्यों बना हुआ है। लोगों को बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं इसकी बर्न आउट की वजह से। बेली, उनका जो स्टमक है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। सो ये इट इज़ नो, हेडेक बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है लोगों को, नेक के मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच रहते हैं। ये वो मसलसल सिम्टम्स हैं लोग जो कि बर्न आउट और स्ट्रेस का शिकार होते हैं, उनको नज़र आता है। एंग्जाइटी जो होती है ना, जो परेशानी की कैफियत होती है, ये एक नॉर्मल स्टेट होती है, हर इंसान पे आती है एंग्जाइटी और हम सब उसको एक्सपीरियंस करते हैं, मगर ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक उस वक्त हो जाती है जब ये हमारी नॉर्मल रूटीन को हाईजैक कर जाती है, जब ये हमारे डे टू डे कामों में इंटरफेयर करना शुरू कर देती है और हमारी परफॉर्मेंस ख़राब होना शुरू हो जाती है, हमारी नींद ख़राब होना शुरू हो जाती है, हमारी बातचीत ख़राब होना शुरू हो जाती है, हमारा प्रेजेंट करना ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो फिर ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। सिमरन शायद किसी ऐसी ही एंग्जाइटी का शिकार हैं। इसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एंग्जाइटी का ताल्लुक़ ख्याल से होता है, ख्याल उसको प्रोड्यूस करता है। मतलब एक ख्याल आता है, हाय ये ना हो जाए, अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर उसने मुझे ऐसे ना किया तो मैं क्या करूँगी, या अगर मुझे उसने इस तरह से कोई बात कर दी तो क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, अगर जैसे अक्सर लोगों को होता है वो मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए फटाफट वो हॉस्पिटल भाग रहे होते हैं, जब इवन उनको पैनिक अटैक आ रहा होता है, पैनिक अटैक होता है हॉस्पिटल भागता है। तो एंग्जाइटी जो है एक ख्याल से ट्रिगर होती है और ये फिर ऊपर जाता है ख्याल। एंग्जाइटी के लिए आप कुछ ना भी करें तो ये पीक पे जाके खुद ब खुद वापस आ जाएगा। एक उसका मैकेनिज्म ये है, आप कुछ ना भी करें, ये अगर आप कुछ ना करने का मतलब ये कि आपकी एंग्जाइटी अगर आपको कह रही है कि फटाफट घर से बाहर निकल जाओ और आप नहीं निकल रहे, तो एंग्जाइटी जहाँ आप बैठे हुए हैं वहीं पे बैठे बैठे नीचे आना शुरू हो जाएगी। सिर्फ आपने डीप ब्रेथ करना है, नाक से सांस लीजिए और मुंह से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालिए।
रिलैक्स, ठीक है। आप 5 से 10 मरतबा ये करेंगे तो आपको जो है बिल्कुल आपकी एंग्जाइटी मैनेज होना शुरू हो जाएगी। देन जो दूसरी चीज़ है, हर ख्याल की एक खुराक होती है, हर ख्याल की एक खुराक होती है, अच्छा या बुरा ख्याल। आपको अच्छा ख्याल आता है, एक ख्याल आता है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो आप उसको रिपीट करना शुरू कर देते हैं। एक ख्याल आता है आपको, जब आप उसको करते हैं, उस ख्याल पे अमल करते हैं तो आपको उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं और उसकी वजह से आपके अंदर खौफ वगैरह जो है वो आना शुरू हो जाता है। ओके। अब एंग्जाइटी आपके अंदर खौफ पैदा करती है, डर पैदा कर देती है और परेशानी पैदा एक्चुअली कर देती है। अगर आप अपनी एंग्जाइटी वाले थॉट को उस पर अमल करना बंद कर दें, अपनी एंग्जाइटी वाले थॉट के ऊपर अमल करना बंद कर दें, यानी उसको खुराक डालना बंद कर दें, तो आपकी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ताहिरा रुबाब, हमें बता रही थी बर्नआउट कैसे होता है और कैसे इफ़ेक्ट करता है और ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का, और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम। लगता है सा खुदा की कसम तुम मेरे हो। सावन है बरसात होती नहीं, कैसे बताएंगे तुमको सनम तुम मेरे हो। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, मेरे हो। शायद जो होता तो तेरे लिए कहता गजल में कोई प्यार की, होता मुसव्वर तो अपने लिए मूरत बनाता रुख यार की। तस्वीर तेरी बनाता मैं, सारे जहाँ को दिखाता मैं। तस्वीर तेरी बनाता मैं, सारे जहाँ को दिखाता मैं। पर क्या करूँ कि मुसफ़िर नहीं है, बदनसीब के शायर नहीं। कैसे बताएंगे तुमको सनम तुम मेरे हो। तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ही अच्छा गाया है। हमारे साथ मौजूद है दाइम नासिर और जोएल सलीम गिटारिस्ट हैं और दाइम सिंगर हैं। बहुत खूब गाया आपने। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, कब स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, कौन इंस्पिरेशन था? बेसिकली 3 साल हो गए मुझे करते हुए, सीखते हुए। तो मैं हमारे चर्च, बेसिकली क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो हम लोग ने, मैंने शुरू से चर्च में मतलब कि अपने उस्ताद जी को देखा, प्रीवियस उस्ताद अलीशा खान।
ओके वो पंजाब कॉलेज में भी पढ़ते रहे हैं, प्रीवियस Okay. स्टूडेंट रहे हैं वहाँ के। ओके तो उन्हें देख देख के शौक़ पड़ा मुझे, तो फिर मैंने उनकी शागिर्दी की, तो ठीक है। सीख रहा हूँ मैं साथ-साथ। ठीक है, अभी सीख रहे हैं। सीख रहे हैं। तो आपके साथ जोएल होते हैं, ये कब से हैं? जोएल भाई को मैं अभी मिला हूँ अच्छा। म्यूज़िक सोसाइटी में। एक्चुअली वो हमारे मैम हलीमा है, ओके हलीमा सादिया। ओके 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 तो ओके वो ऐसे ही टैलेंट को देखती हैं और मीटअप करवाते रहते हैं। ठीक है ठीक है। जी। तो क्या इंस्पिरेशन क्या है आपकी, किसको सबसे पहले गाना किसका गाया और कौन सा ऐसा सिंगर है जो आपको पसंद है? बेसिकली सुनता मैं सब कुछ हूँ, मतलब कि वेस्टर्न क्लासिकल, पर सबसे पहले मैंने उस्ताद मेहदी हसन साहब को सुना। ओके, वो इंस्पिरेशन है आपकी। मेरे रूहानी उस्ताद हैं। ठीक है, तो फैमिली सपोर्ट है? जी। सबसे पहले गाना कौन सा गाया था? दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, उस्ताद मेहदी ठीक हसन है। की। और फैमिली में कौन कौन होता है? मेरी वालदा और वालिद साहब दोनों गाते हैं। दोनों गाते हैं? जी। ओह वेरी नाइस। तो कितनी फैमिली की सपोर्ट रही, उन्होंने कितना पुश किया कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? बेसिकली वो कहते थे कि मैं तबला सीखूं, ठीक है पर मेरा सिंगिंग में शौक़ था, तो मैंने ठीक कहा है। कि मैंने सिंगिंग करनी। उन्होंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है। तो 3 साल में कितना परफॉर्म किया है स्टेज पे? स्टेज पे इतना नहीं परफॉर्म किया। अभी ज़्यादा मौका नहीं मिला? ठीक है। कोई इवेंट्स वगैरह में तो परफॉर्म किया हुआ कॉलेज में? कॉलेज में नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है। तो आपका Basically- कौन सा पसंदीदा गाना कौन सा है? जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो मैंने पहले गाया था, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। ठीक है। तो स्टडी भी कर रहे हैं आप? जी जी। तो क्या पढ़ रहे हैं आप? ये ICS स्टैट्स। ओके। तो आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? अभी तो कुछ भी नहीं, बस घर वाले जिस तरह कह रहे हैं मैं उनकी बातों पे चलता जा रहा हूँ। तो खुद ने क्या सोचा है कि मैंने क्या पढ़ना है आगे, क्योंकि आप तो आगे म्यूज़िक की फील्ड में जाना चाहते हैं, बेसिकली खुद क्या सोचा? म्यूज़िक की फील्ड में मैंने इसको सिर्फ शौक़ की हद तक रखा है, ठीक है। कि इसमें आखिर मैं परस्यू करूँगा तो फिर ये होगा कि ओके। मेहनत, वो ओके कुछ बेसिकली हवाई रोज़ी है, कभी पैसे आते हैं कभी नहीं आते, इसका ये है हाँ ठीक है म्यूज़िक का। ठीक है। तो आपको कितना टाइम हो गया जो? मुझे 5 to 7 years हो गए हैं। ठीक है। तो आप भी पंजाब कॉलेज में हो? जी, मैं भी पंजाब कॉलेज आपने स्टार्ट कैसे लिया? बेसिकली मेरे मामू के दोस्त हैं राजू आरंदी, तो वो मेरे आइडियल ही हैं। वो उनको मतलब वो परफॉर्म करते हैं और गिटारिस्ट हैं बहुत अच्छे। अभी आइमा बेग के साथ उनके बैंड में कर रहे हैं वो। ओके। तो उनको देख देख के तो आइडियल हैं वो, तो बस इंस्पायर उनसे होके तो ज़्यादा म्यूज़िक के साथ हो गया। उनसे फिर मैंने गिटार सीखी। ठीक है ठीक है। तो आपने सीखा कहाँ से? राजू भाई हैं हाँ टीचर मेरे, ओके, तो उनके पास मैं चले जाता हूँ, ठीक तो है। वो मुझे टीच कर देते हैं। ठीक है जी। ठीक है ठीक है। जोएल सलीम हमारे साथ मौजूद थे, जोएल सलीम और दाइम नासिर हमारे साथ मौजूद थे। बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में आए, आपने बहुत अच्छा गाया है। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते एक गाना भी आपसे सुनेंगे। सरे सदा नी परे सा मा पधा मा पधा नी परे सा नि धा प ग ग मारे सरे नि सरे सदा नी परे सा कूब फैल गई बात शनासा कूब फैल गई बात शनासा उसने खुशबू की तरह उसने खुशबू